सरकारें हम बनाते हैं, सरकारें हमें नहीं बनाती। सरकारें हमारे बहुजन समाज के लोग बनाते हैं। चूंकि देश में 85% लोग हमारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे 85% लोगों में से 70% लोग धर्म के नाम पर उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने चले जाते हैं। मैं आप सबसे करना चाहता हूं, जितने लोग इधर बैठे हैं, उधर खड़े हैं या सामने बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ क्या कभी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने कोई धरना प्रदर्शन किया है? नहीं किया ना। रितु सिंह के साथ अन्याय हुआ, क्या इस धरने में आज तक कोई आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारी इस लड़ाई में शामिल होने आए हैं क्या? हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है। इज्जत लूटने वाले के फेवर में उनके जाति के लोग महापंचायतें करते हैं। मतलब क्या हम अपने न्याय की लड़ाई को भी ना लड़ें? साथियों, बड़ी विचित्र सी स्थिति हमारे सामने है। जैसा हमारे युवा साथी बता रहे थे कि हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया। मतलब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब उन्होंने नॉमिनेशन भरा होगा, भरने वाली तो एक ही टीम रही होगी, सबके डॉक्यूमेंट एक जैसे बनाए होंगे। उसके बाद कैंडिडेचर, उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर को कैंसिल करना और बाकी को अलाउ करना, इससे साफ नज़र आता है कि वो लोग हमारे लोगों से कितना घबराते हैं। उन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है हमारा सामना करने की। हमारे लोग जो काबिल बनने लगे तो इनके पेट में दर्द हो गया, क्योंकि ये लोग मेरिट मेरिट चिल्लाते थे पहले, और जब मेरिट वाले लोग आ गए तो उनको हजम नहीं हो रहा। यही हुआ डॉक्टर रितु सिंह के साथ। क्योंकि मैं डॉक्टर रितु सिंह को पिछले 4 साल से अधिक समय से जानता हूं। मेरे तो घर में मेरे 2 बेटे हैं, तो एक तरह से ये भी बेटी के बराबर ही है, और घर में हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह हमेशा आई है। तो मैं उसकी काबिलियत को जानता हूं। ये बिटिया बेहद काबिल है, और कहीं ना कहीं उस प्रिंसिपल को यही लगा कि एक शेड्यूल कास्ट लड़की इतनी ब्रिलियंट कैसे, इतनी स्मार्ट कैसे है, वो इतनी काबिल कैसे है। जानबूझ के उनको नौकरी से जिस तरह हटाया गया, जिस परिस्थितियों में, जिस हालात में, उससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि उन लोगों को हमारे काबिल लोग भी पसंद नहीं है। आज एक देश में अलग तरह का माहौल है। मैं तो कई बार यहाँ अपने विचार रख चुका हूँ, बहुत सारे मुद्दों पे आप मुझे सुनते रहते हैं। मैं उससे हटके थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई, इसको तो लड़ना ही है। जीना जलील होकर दोजख से कम नहीं। दोजख होता है नरक। जीना जलील होकर दोजख से कम नहीं, इज्जत से अगर जान जाए तो भी गम नहीं। तो जीवन लंबा बेशक ना हो, जीवन महान होना चाहिए, स्वाभिमान से परिपूर्ण होना चाहिए। आज हमारे समाज के सामने सबसे विकट परिस्थिति यह है कि मैं पूरे देश में जहां भी जाता हूं, पूरे देश में हमारे रिटायर लोगों की एक फोर्स तैयार हो गई है। लाखों लोग नौकरी से रिटायर हो चुके, और जितने लोग रिटायर हुए उसका 10% लोग भी नौकरी में नहीं आ पा रहे। अगर पहले 2 लाख लोग नौकरी में थे, तो आज 20,000 लोग नौकरी में आए होंगे। यानी रेशो कितना बड़ा हमारा गिर गया है। और एजुकेशन को जानबूझ के इतना महंगा कर दिया कि हमारे लोग एजुकेशन ना ले पाए। सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया। लाखों परिवार ऐसे हैं जो माँ बाप को, जो उनको पेंशन मिल रही है, उसके ऊपर उनका घर चल रहा है। हम ये सोचने पे विवश हैं कि जिस तेजी से हमारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, व्यापार में हमारा हिस्सा है नहीं, देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा नहीं है। बल्कि कभी सवाल अपने आप से भी कर लो कि ये जो जल, जंगल, जमीन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ है? जमीन लेके तो कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ। फिर कुछ ही लोग जमीन के मालिक क्यों हैं? हमारे लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं हैं? क्या ये सवाल अपने मन में पैदा नहीं होना चाहिए? क्या ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए
कि 125 साल पहले भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को गड़ा नहीं छूने दिया, और आज भी 125 साल बाद भी हमारे बच्चों की गड़ा छूने पर हत्या हो जाती है, मूछ रखने पर हत्या हो जाती है, मंदिर प्रवेश करने पर हत्या हो जाती है, मंदिर प्रवेश करने पर मूर्ति छूने पर हत्या हो जाती है। इसके कारण क्या है? बदला कितना देश बदला? पूरे दुनिया में जातियां नहीं है, जाति भारत में क्यों है? जाति बनाई किसने? जाति के बनने से फायदा किसको हुआ? जाति की वजह से नुकसान किसको हुआ? अगर आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि जाति होने की वजह से तमाम देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को नुकसान हुआ है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या दलित, पिछड़े और आदिवासी लोग क्या जातियों को खत्म करने के लिए तैयार हैं? हम ही लोग जातियों को जिंदा रख रहे हैं। हम ही लोग अपने बच्चों की शादी में अपनी जाति में लड़का लड़की ढूंढते हैं। तो जब तक जाति की वजह से अगर जातिगत उत्पीड़न है, जब तक जातियां जिंदी रहेंगी, तब तक जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न भी जिंदा रहेगा। इसका मतलब समय की ये डिमांड है कि अगर जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति चाहिए तो जाति से मुक्त हो जाओ, और जाति से मुक्त होने के लिए हमें रोटी बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा, अपने बीच फैले जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। और यह केवल रिजर्वेशन मांगने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश में लगभग 1.5 से 2 करोड़ सरकारी नौकरी है। 1.5 से 2 करोड़ सरकारी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख सरकारी नौकरी हमें SC ST के लोगों को मिलेंगी, और हमारी जनसंख्या लगभग 42 करोड़ है। 42 करोड़ लोगों में अगर 40 लाख लोगों को नौकरी मिल भी जाए, तो बाकी के 39 करोड़ 60 लाख लोग, उनके घर कैसे चलेंगे? कभी उस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। हमें अपनी अर्थव्यवस्था खुद तैयार करनी पड़ेगी। और ये जरूर सोच लीजिए कि सरकारें हम बनाते हैं, सरकारें हमें नहीं बनाती। सरकारें हमारे बहुजन समाज के लोग बनाते हैं, क्योंकि देश में 85% लोग हमारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे 85% लोगों में से 70% लोग धर्म के नाम पर उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने चले जाते हैं। एक सवाल मैं आप सबसे करना चाहता हूं, जितने लोग इधर बैठे हैं, उधर खड़े हैं या सामने बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ क्या कभी RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने कोई धरना प्रदर्शन किया है? नहीं किया ना। रितु सिंह के साथ अन्याय हुआ, क्या इस धरने में आज तक कोई RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारी इस लड़ाई में शामिल होने आए हैं क्या? हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है। इज्जत लूटने वाले के फेवर में उनके जाति के लोग महापंचायतें करते हैं। मतलब क्या हम अपने न्याय की लड़ाई को भी ना लड़े? क्या हमारे ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के खिलाफ, हमारे भाइयों का कत्ल किए जाने के खिलाफ, क्या RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के उनके नेता कभी हमारी लड़ाई लड़ने आए हैं क्या? अगर वो हमारे दुख में शामिल नहीं होते, हमारी लड़ाई को लड़ने में शामिल नहीं होते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि वो मजबूत होते जा रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जितने जुलूस निकलते हैं, जितने उत्पाती जुलूस, धार्मिक जुलूस होते हैं, उनमें जो तलवारें लहराई जाती हैं, क्या उसमें कोई उनके समाज के लोग होते हैं या दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग होते हैं? अरे उनको ताकत हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग दे रहे हैं। मैं तो आपसे सिर्फ एक ही मांग करता हूं, किसी से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। इस लड़ाई को अगर जीतना है तो अपने युवाओं को कहो, अपनी बहन बेटियों को कहो, आप इनके जागरण में जाना बंद कर दो, इनके कथावाचकों को सुनना बंद कर दो, और ये जो कावड़ लेने जाते हैं, ये कावड़ लेने जाना बंद कर दो। RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की शाखाओं में जाना बंद कर दो, उनको ताकत देना बंद कर दो, उनके धार्मिक जुलूसों में जाना बंद कर दो। उनकी सामाजिक व्यवस्था चरमरा कर गिर जाएगी, आपको आपका हक मिल जाएगा। आपको हक लेने के लिए धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई ताकत इस अपने हक की लड़ाई को लड़ने में ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप हुक्मरान थे। ये हमारे महापुरुषों ने साबित कर दिया। आप हुक्मरान थे, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का खून हमारे अंदर है, तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? काबिलियत में हम किसी से कम कैसे हो सकते हैं?
हमारे अंदर इतनी काबिलियत कूट कूट के भरी है कि हम लोग मरे हुए जानवर की खाल उतार कर उसे गलाकर, उसे कलर करके उसी खाल से जूते बना देते हैं, बेल्ट बना देते हैं, कैप बना देते हैं, बैग बना देते हैं, जैकेट बना देते हैं। तो ये काबिलियत हमारे लोगों में, मिट्टी से हम बर्तन बना देते हैं, मिट्टी से हम ईंटें बना देते हैं। यानी देश में तमाम तरह के उत्पादन का काम, तमाम तरह के निर्माण का काम हमारे समाज के लोग करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग हमारे छूने से अपवित्र होने की बात करते हैं, उनके मंदिर निर्माण करने का काम भी हमारे समाज के लोग करते हैं। उनके भगवान को, पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने का काम भी हमारे समाज के लोग करते हैं। तो तुम्हारे तो भगवान का निर्माण भी हमने किया है, शिल्पकार तो हमारे समाज के लोग हैं। हम तो एक पत्थर लेते हैं, हाथ में छेनी हथौड़ी लेते हैं और उस पत्थर को आकार देकर हम तुम्हारा भगवान निर्मित कर देते हैं। इसलिए हमारी काबिलियत के सामने आप कहीं मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। मैं तो अपने लोगों को कहना चाहता हूं, अपने समाज को ताकत दो, अपने समाज को एकजुट करो, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम्हारी ताकत पे वो लोग सत्ता पे बैठे हैं, तुम्हारी ताकत की वजह से तुम्हारे वो उत्पीड़न करते हैं। अपनी ताकत को उनके हाथ में देने की बजाय अपनी ताकत को अपने समाज को मजबूत करने में लगाओ। जब आप अपनी ताकत को अपने समाज को मजबूत करने में लगाएंगे तो समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा तो हमारी बहन बेटियों के साथ होने वाला उत्पीड़न हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बाकी मैं बोलता रहता हूं, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। हम तो गांव देहात में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को, अभी संडे को जयपुर में इतना बड़ा बौद्ध सम्मेलन हुआ, हजारों लोगों को दीक्षा कराई, कम से कम 25-30 हजार लोग उसमें आए। तो हर जगह ये ज्वाला जल चुकी है, लोग अपने हक अधिकार के बारे में जानने लगे हैं, लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत, बुद्ध के धम्मे के बारे में जान गए हैं, लोग इस सच को जान गए हैं। हमारा इतिहास बताता है हमारे पूर्वज बौद्ध थे, भारत बौद्ध में था, पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया पूरा बौद्ध में था। जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी रिच है, अपनी विरासत को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, वापस बुद्ध के धम्मे में आओ। आपके ऊपर कोई जुल्म दुनिया की कोई ताकत कर नहीं सकती, और कोई आप उठा के आपकी तरफ देखेगा तो दुनिया के सारे बौद्ध देश आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और इतनी किसी में हिम्मत नहीं है जो हमारे लोग उसके बाद छेड़ सके। तो अपनी ताकत को पहचानो, अपने समाज को एकजुट करो, अपने अंदर फैले जातिवाद को खत्म करो, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।